वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलूं, अगर आप फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं तो लास्ट पार्ट को एंजॉय करने के लिए आप वीडियो को 35 मिनट तक स्किप कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आपके फेवरेट ट्यून की एक बहुत ही जबरदस्त मूवी के साथ। बट बिफोर वी कंटिन्यू द मूवी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी के फर्स्ट सीन में हम लुइन को देखते हैं, जिस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद थी तभी उसे उसके बॉयफ्रेंड निरा की कॉल आती है। निरा लुइन को बता रहा था कि मेरी फैमिली में एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है और मुझे अर्जेंटली 5000 युवान की जरूरत है। देखो, अगर तुम मुझे ये अमाउंट दे दो तो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। जिस पर लुइन कहने लगी, ठीक है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी अमाउंट सेंड करती हूँ। निरा को अमाउंट सेंड करने के बाद लुइन उसी के बारे में सोच रही थी, तभी उसकी नजर निरा पर पड़ती है, जो एक लड़की के साथ बाहर आ रहा था और नर्स उसे अबॉर्शन के बाद की जाने वाले प्रिकॉशंस के बारे में बता रही थी। निरा और सिस्टर की कन्वर्सेशन सुनने के बाद लुइन को अच्छे से अंदाजा हो गया था कि निरा को उन पैसों की जरूरत अपने फैमिली मेंबर की नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के अबॉर्शन के लिए थी। ये सब लुइन ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसीलिए वो बुरी तरह से टूट जाती है और निरा के पास आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहने लगी, ये तुम्हारा वो फैमिली मेंबर है जो इमरजेंसी में था कि तुम्हें पैसों की जरूरत इसलिए थी? सच कहूँ मुझे तो तुमसे घिन आने लगी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुम जैसे गिरे हुए लड़के के लिए क्या कुछ करने के लिए तैयार नहीं थी। आखिर तुम ये सब कर भी कैसे सकते हो? तभी निरा कहने लगा, देखो लुइन, तुम जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रही हो। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उस रात मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी, वरना तुम भी जानती हो कि तुम्हारे बगैर मैं किसी को भी पसंद नहीं करता और न किसी के साथ रहना चाहता हूँ। लुइन, तुम एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की हो और मैं जानता हूँ कि तुम मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करोगी। जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एक छोटी सी गलती का नतीजा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इससे मेरी और तुम्हारी होने वाली शादी पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तभी लुइन कहने लगी, शादी? क्या तुम्हें लगता है कि इस सब के बावजूद भी मैं तुमसे शादी करूंगी? आखिर निरा, मैंने ऐसी भी क्या बेवकूफी कर दी जो तुम मुझे इतना फॉर ग्रांटेड लेते हो? मैं तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली। बल्कि अगर सच कहूँ तो जो कुछ तुमने किया है और तुम्हारी जो असलियत मेरे सामने आई है उसके बाद तो मैं तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद ना करूँ। अब लुइन वहाँ से जा रही थी, लेकिन वो बुरी तरह से हर्ट हो चुकी थी और मन ही मन में सोच रही थी कि आखिर ये लड़के ऐसे क्यों होते हैं? आखिर कोई इतनी जल्दी रंग कैसे बदल लेता है? मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया और उसके बदले में मुझे क्या मिला? लेकिन किसी ने सच ही कहा है, जिन्हें बदलना होता है वो बदल ही जाते हैं, भले आप उनको अपने पास रखने की कितनी ही कोशिश क्यों ना करें। अपनी सिंसेरिटी और लॉयल्टी के बेस पर किसी को अपने पास रखना एक बहुत मुश्किल काम है। आज अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ देखकर मैंने जान लिया है, हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, बहुत सारे पैसे बना सकते हैं, लेकिन जो इंसान हमारे साथ ना रहना चाहे हम उसे जबरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते, भले ही उसके लिए हम कितनी सरतोड़ कोशिश क्यों ना कर लें। नहीं जाना होता है वो लोग जाकर ही रहते हैं, चाहे हम कुछ भी कर लें। तभी लुइन को उसका पास्ट याद आने लगा और वो सोचने लगी कि जब तक उसने निरा का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था तब तक निरा उसके पीछे पागलों की तरह फिरा करता था। उसे याद आता है कि किस तरह निरा एक दिन उसके लिए उसके फेवरेट फ्लावर्स लाया था। लुइन उसे बताती है कि मैं इन फ्लावर्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती और न ही मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है, जिसके जवाब में निरा कहने लगा, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, मुझे ये भी पता है कि तुम एक बहुत ही एम्बिशियस लड़की हो, जबकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास घर और गाड़ी भी नहीं है, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें दुनिया की हर सहूलत देने के लिए मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं जरूर करूँगा और तुम्हें जरूर अपनाऊंगा। क्या तुम जानती हो जो फ्लावर्स मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं ये बहुत एक्सपेंसिव है और इनको खरीदने के बाद मैं अपने बजट से आउट हो चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने तुम्हारे लिए ये फ्लावर्स बहुत प्यार से खरीदे क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये तुम्हें कितने पसंद हैं। लेकिन लुइन उसे समझाती है कि मैं इन फ्लावर्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लुइन वहाँ से जाने लगी, तभी निरा कहता है, मैं जानता हूँ लुइन तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तुम्हारे एम्बिशंस और डिटर्मिनेशंस मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है और तुम्हें मैं अपना कर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगले सीन में लुइन अपने ऑफिस में मौजूद थी। आज उसकी बर्थडे थी और उसकी फैमिली को भी याद नहीं था कि आज लुइन की बर्थडे है। किसी को भी लुइन को विश करना याद ही नहीं रहा। तभी लुइन को रियलाइज होता है कि किसी की लाइफ में भी उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। इवन मेरी बेस्ट फ्रेंड ने भी मुझे विश नहीं किया। इतने में वहाँ पर नेरा आ जाता है, जिसको देखते ही लुइन उससे पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसके जवाब में नेरा कहने लगा, मैं जानता हूँ कि आज तुम्हारी बर्थडे है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा बिजी हो। हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा काम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी खुशी भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे ऑफिस में ही सही लेकिन क्यों ना तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट की जाए। और देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट वाटरमेलन केक लाया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्रीम केक खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं और मैं ये भी जानता हूँ कि वाटरमेलन केक खाने के बाद तुम बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग फील करती हो।
सच कहूँ तो तुम्हारी चॉइस सच में बहुत ज्यादा एडमायरेबल है और मुझे तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। ये कुछ कैजुअल स्टेटमेंट्स थी, लेकिन लुइन इससे सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और यही वो बातें थी जो उसे आहिस्ता आहिस्ता नीरा के करीब लेकर जा रही थी, जबकि नीरा भी लुइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सरतोड़ कोशिशें कर रहा था। लुइन नीरा को बताती है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी बर्थडे तुम्हें याद होगी, जिसके जवाब में नीरा कहने लगा तुम्हारी कही हुई छोटी बात भी मुझे याद होती है, भला मैं तुम्हारी बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ। और आइंदा मुझे लेकर ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम्हारे बारे में कोई बात मुझे भी भूल सकती है, क्योंकि मेरे लिए इस पूरी दुनिया में तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लुइन को याद आता है कि जब एक दफा उसकी सैंडल टूट गई तो नीरा अपने हाथों से उसकी सैंडल खोलने लगा। वो लुइन को खुद कैरी करते हुए वहाँ से लेकर जाने लगा। तभी लुइन उसे कहती है, नीरा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम जानते हो आगे पीछे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, कोई हमें देख लेगा। जिसके जवाब में नीरा कहने लगा, भले सारी दुनिया देखती रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी इम्पोर्टेंट है। मेरे जिस काम से तुम्हें खुशी मिलती है वो मैं जरूर करूंगा, मेरे लिए दुनिया की नजरें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती और तुम भी दुनिया के बारे में सोचना छोड़ दो। नीरा का यह एटीट्यूड और ये सोच लुइन को उसके करीब आने पर मजबूर कर रही थी। नेक्स्ट क्लिप में लुइन को याद आता है जब एक दफा वो अपने कपड़े धो रही थी, तभी नीरा उसके पास आकर उसकी हेल्प करने लगा। लुइन उसे बताती है कि एक्चुअली मैं ये टॉप कल ऑफिस लेकर जाना चाह रही थी, मैंने सोचा क्यों ना इसे धो लिया जाए। तभी नीरा उसे कहता है, तुम जानती हो ना पानी कितना ठंडा है और तुम्हें ये धोना ही था तो मुझे बता देती, तुम्हें इतनी ठंड में अपने हाथ गीले करने की क्या जरूरत थी। तभी लुइन उसे बताती है कि मैं हमेशा से ये करती आई हूँ, मैं ये खुद मैनेज कर लूंगी, तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। लेकिन नीरा उसे समझाता है कि तुम्हें कोई भी परेशानी अकेले झेलने की कोई जरूरत नहीं, जो भी काम है हम दोनों मिलकर देख लिया करेंगे, तुम बिला वजह खुद को बर्डनाइज कर रही हो। मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं, तुम उन्हें एंजॉय करो, मैं ये धोकर आता हूँ। लुइन को वो दिन भी याद था जिस दिन नीरा ने उसे प्रपोज किया था। उसे प्रपोज करते हुए नीरा कह रहा था, मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाना चाहता हूँ, प्लीज लुइन मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा और तुम्हें इतना खुश रखूंगा कि सभी लोग तुम्हें देखकर जेलस हुआ करेंगे। हाँ मैं जानता हूँ फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है और तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई सहूलत भी नहीं है, लेकिन मैं बहुत मेहनत करने वाला हूँ। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ हम दोनों मिलकर ऐसी लाइफ गुजारेंगे कि हमें देखकर लोग रश किया करेंगे। नीरा लुइन को वो रिंग दिखाता है जो उसके लिए लाया था और साथ ही कहने लगा, हाँ मैं जानता हूँ ये डायमंड रिंग नहीं है और बहुत छोटी है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत जल्दी एक बड़ी रिंग दिलाने वाला हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी डायमंड रिंग खरीदने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। प्लीज लुइन मेरे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करके मुझे इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान बना दो। तभी लुइन उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। तभी लुइन उसे कहने लगी, मैं जानती हूँ कि ये होटल तुम्हारे लिए बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ पर बुकिंग करने की क्या जरूरत थी। नीरा कहने लगा, जब तक तुम खुश हो मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम दोनों फ्यूचर में एक बहुत आइडियल लाइफ गुजारने वाले हैं। जिसके जवाब में लुइन कहने लगी, मैं तुम्हारी इन सारी बातों पर आंखें बंद करके यकीन करती हूँ और मुझे आइडिया हो गया है कि मुझे खुश रखने के लिए तुम बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हो। लेकिन ये सब एकदम टेम्परेरी था और लुइन सोचने लगी कि कोई भी इंसान आपके साथ सिर्फ तब तक अच्छा होता है जब तक उसे यकीन हो कि आप उसे छोड़कर नहीं जाने वाले। मर्द का प्यार सिर्फ तब तक के लिए होता है जब तक आप उसे अपना ना लें। जिस दिन इंसान को रियलाइज हो जाए कि आप उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, वो अपने रंग ही बदल लेता है। और ऐसा ही कुछ हुआ हमारे लुइन के साथ। उसे याद आता है जब उसकी बर्थडे पर वो नीरा का वेट कर रही थी, लेकिन जब नीरा घर पहुंचा तो लुइन को देखते ही उसके चेहरे से फ्रस्ट्रेशन छलकने लगी और वो कहने लगा, तुमने केक क्यों मंगवाया है, क्या कोई खास वजह है? लुइन नीरा को बताती है कि आज मेरी बर्थडे थी, मैं सारा दिन तुम्हारे विश करने का वेट करती रही, लेकिन शायद तुम्हें याद ही नहीं, अब मेरे बारे में तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसे लगता है जैसे अब तुम्हारी नजरों में मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रही। तभी नीरा कहने लगा, हाँ मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मुझे तुम्हारी बर्थडे याद नहीं रही। नीरा लुइन से कहने लगा, मैं तुम्हें रेड एनवेलप सेंड करता हूँ, तुम अपने लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद लेना। तभी लुइन कहने लगी, अब तुम्हें मेरी बर्थडे याद नहीं रहती, ना ही तुम्हें मेरी एनिवर्सरी याद रहती है, मेरा नहीं ख्याल तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी याद रहता होगा। तभी नीरा कहने लगा, तुम्हें जो समझना है समझती रहो, तुम्हें एक्सप्लेनेशंस देकर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और वहाँ से चला जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अब नीरा को लोगों के सामने लुइन का अपने करीब आना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा करता था। जब भी वो उसके करीब आती थी नीरा उसे डांटते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें इतने सारे लोग नजर नहीं आ रहे, या फिर शायद तुम सब लोगों के सामने मुझे एम्बैरेस करना चाहती हो? जिस पर लुइन कहने लगी, मेरे लिए इन लोगों की नजरें मैटर नहीं करती। लेकिन नीरा उसे बताता है कि तुम्हारे लिए मैटर करे या ना करे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए ये सब बहुत मैटर करता है। आइंदा इस तरह की ऑडेसिटी दिखाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं सब लोगों के सामने शर्मिंदा होना बिल्कुल भी नहीं चाहता।
सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक दिन जब लुइन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी तभी नीरा उसे बताता है कि तुम्हारे आए दिन की इन बीमारियों से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। जब देखो तुम्हारी तबीयत खराब रहती है। क्या तुम्हें जरा आइडिया है कि मैं सारा दिन ऑफिस में कितना थक जाता हूँ? थोड़ी देर आराम करने के लिए घर आता हूँ लेकिन अब तो ऐसे लगता है जैसे ये आराम मिलना मुश्किल हो गया है। तुम अपनी खराब तबीयत का कोई बंदोबस्त कर लो वरना हमारा एक साथ रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे रोज रोज का नाटक मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। जिस पर लुइन बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। नीरा के बदलते हुए रंग उसे रोने पर मजबूर कर देते हैं। ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलते ही लुइन वहाँ से जाने लगी तभी नीरा उसे खुद को ना छोड़ने के लिए कहता है, जिस पर लुइन उसे बताती है कि मैं एक चीटर के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती और तुम जैसे इंसान के साथ मैं अपनी लाइफ मजीद वेस्ट नहीं करना चाहती। नीरा जो अब तक उसके पाँव पड़कर उससे माफिया मांग रहा था कहने लगा, क्या तुम्हें इतनी जल्दी मेरे बदले हुए रंग नजर आने लगे? तुम भूल रही हो कि अब तक मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा और तुम्हारी कितनी ज्यादा केयर की। क्या तुम्हें वो सब नजर नहीं आ रहा? जरा सी चीटिंग क्या कर ली तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। कम से कम मुझे एक चांस तो तुम दे ही सकती हो। जिस पर लुइन कहने लगी, मैंने तुम्हें एक चांस दिया था लेकिन शायद तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ और तुमने मेरे साथ चीटिंग की, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरा दिया हुआ चांस तुम्हें रियलाइज ही नहीं हुआ और तुम बदलने लगे, लेकिन अब मेरे बदलने का वक्त आ गया है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तभी लुइन को ऑफिस से कॉल आ जाती है और उसे बताया जाता है कि आज उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मिलने के लिए आना है और अगर उसे जरा सी भी देर होगी तो उसकी जॉब खतरे में पड़ सकती है। लुइन मैनेजर को बताती है कि वो कुछ ही देर में पहुंचने वाली है, वो क्लाइंट को बिल्कुल भी मिस नहीं होने देगी, लेकिन उसका मैनेजर बहुत ज्यादा गुस्से में था। लुइन वहाँ से जाने लगी तभी नीरा उसे रोकता है, जिस पर लुइन कहने लगी, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तभी नीरा को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगा, क्या तुम्हारी ये शिटी जॉब मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे लिए हर चीज मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती जा रही है। मुझे अच्छे से नजर आ रहा है कि तुम्हारे लिए पैसा हर चीज से बढ़कर होता जा रहा है। इस पर लुइन कहने लगी, हाँ मेरे लिए पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरी जॉब भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी जिंदगी से हमारे लिए सबसे ज्यादा मनपसंद शख्स भी भाग कर जा सकता है, इवन पहाड़ भी भाग कर जा सकते हैं और आखिर में हम अपने लिए बस खुद ही होते हैं और वही काम आता है जो हमने अपने लिए किया हो, क्योंकि खुद के अलावा कोई भी किसी के काम नहीं आता। और तुम क्या चाहते हो? अपनी इस जॉब को छोड़कर मैं तुम जैसे इंसान पर डिपेंड करना शुरू कर दूं जो मुझे एक दिन भी बर्दाश्त ना कर पाए। नेक्स्ट सीन में लुइन ऑफिस पहुंच चुकी थी, जहां पर उसको देखते ही वैंग अपना दिल खो बैठा था। लुइन को देखते ही वैंग को पहली नजर में उससे प्यार हो गया। तभी लुइन को मैनेजर की कॉल आती है। मैनेजर लुइन से पूछती है कि तुम कहां पर हो, जिस पर लुइन उन्हें बताती है कि मैं इस वक्त क्लाइंट के सामने मौजूद हूं, लेकिन मैनेजर बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो कहने लगी, मैंने तुम्हें बताया था ना आज के क्लाइंट हमारे लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो पिछले 10 मिनट से तुम्हारा वेट कर रहे थे। अब उनका मूड खराब हो चुका होगा, तुम्हारा होना या होना अब मैटर नहीं करता, इसलिए अच्छा होगा कि यहाँ से चली जाओ और आइंदा ऑफिस आने की गलती बिल्कुल भी मत करना। लुइन मैनेजर को बताती है कि मैं क्लाइंट के सामने मौजूद हूँ और मैं उन्हें डील कर लूंगी, लेकिन मैनेजर उसे कहती है कि मैंने तुम्हें फायर कर दिया है इसलिए आइंदा ऑफिस बिल्कुल भी मत आना, तुम्हारा बॉक्स में होना या ना होना मैटर नहीं करता। तभी लुइन अपोलोजाइज करते हुए वहाँ से जाने लगी, लेकिन वैंग उसे रोकते हुए कहने लगा, क्या तुम मेरे ऑफिस में काम करना चाहोगी? एक्चुअली मुझे एक वीक के लिए क्रिएटिव डायरेक्टर की जरूरत है। जिस पर लुइन कहने लगी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। वैंग लुइन को बताता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, जिस पर लुइन को समझ ही नहीं आ रही थी कि उसे कैसा रिएक्ट करना चाहिए। वैंग कहने लगा, देखो अगर तुम सिंगल हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे रिजेक्ट करना चाहिए। देखो मैं हैंडसम हूँ, सक्सेसफुल हूँ, रिच हूँ, बिला वजह मुझे रिजेक्ट करके तुम एक अच्छे सूटर को खो दोगी। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मुझसे शादी करके तुम्हें लॉस नहीं होगा। लुइन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी और तभी वो वैंग से पूछने लगी, तुमसे शादी करके मुझे क्या मिलने वाला है? जिस पर वैंग उसे बताता है, मैं तुम्हें महीने के 1 मिलियन युवान देने के लिए रेडी हूँ और अगर फिर भी तुम्हें इनसिक्योर फील हो तो मैं अपना एक बहुत बड़ा विला भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। जिस पर लुइन सोचने लगी, मुझे लगता है कि इस बार मुझे एक बड़ा स्टेप लेना चाहिए। मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया है जब मुझे रिलेशनशिप के चक्कर से निकलकर अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए और वैसे भी आज नहीं तो कल शादी तो मुझे करनी ही है। तभी वो वैंग से कहने लगी, ठीक है लेकिन मैं अपनी हॉबीज बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। लुइन की इस बात पर वैंग को बिल्कुल भी एतराज नहीं था और वो शादी की डील डन कर चुके थे। लुइन जानती नहीं थी, लेकिन वैंग ने उसे हॉस्पिटल में ही देख लिया था जहाँ पर वो नीरा को छोड़कर जा रही थी। लुइन का इस तरह अपने लिए स्टैंड लेना वैंग को बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर चुका था और वो पहले ही नजर में उसे दिल दे बैठा था और उसने डिसाइड कर लिया था कि लाइफ में जिस भी लड़की से वो शादी करेगा वो कम से कम लुइन जैसी तो जरूर होनी चाहिए।
और लक बाय चांस जिस लड़की के साथ आज उसकी मीटिंग होना थी वो लड़की भी लुइन ही थी। नेक्स्ट सीन में वैंग के कहने पर लुइन उसके घर पहुंच चुकी थी। उसको देखते ही मॉम कहने लगी, क्या तुम लुइन हो? हाँ, तुम लुइन ही हो सकती हो। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम यहाँ पर बहुत सारे पैसे लूटने के लिए आई हो, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी क्योंकि मेरे हैंडसम और अमीर बेटे को देखकर कोई भी लड़की उसके पीछे पीछे चली आती है। वैंग ने मुझे बताया है कि तुम दोनों शादी करने वाले हो, लेकिन ऑब्वियसली इन सब चीजों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम्हें कुछ चीजें क्लियर करना चाहती हूँ। अगर यहाँ पर रहना है तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें फॉलो करना पड़ेंगे। रूल नंबर 1, जरूरत से ज्यादा चालाकी मत दिखाना वरना ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। और रूल नंबर 2, मुझसे दूर रहना। लुइन जो उनसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, अब उसकी सारी एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी थी और वो मन ही मन में सोचने लगी, पहले ही दिन आपकी कोई इतनी इंसल्ट कर दे तो भला इससे बुरा और क्या हो सकता है। तभी वैंग उसे 1 मिलियन युवान की अमाउंट सेंड करता है और उसे बताता है कि ये उसके फर्स्ट मंथ की सैलरी है। वैंग फील कर रहा था कि लुइन को ये सारी बातें फ्रस्ट्रेट कर रही है, तभी वो उसे मोटिवेट करने के लिए पेमेंट कर रहा था और साथ ही उसे दबे अल्फाजों में समझाता है कि मॉम ऐसी ही है, उनके साथ तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। मॉम लुइन को किचन की तरफ लेकर जाते हुए उनसे कहने लगी, आज से ये किचन तुम्हें संभालना पड़ेगा और तुम्हें बता दूं कि अपने किचन को लेकर मैं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हूँ कि यहाँ पर क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये सारी चीजें बहुत सर्टेन होनी चाहिए। मतलब लुइन इस सब के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर बिल्कुल भी नहीं आई थी, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि किस तरह नीरा ने पूरा घर उसके हवाले कर दिया था और उसे बताया था कि अब से जॉब करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि घर संभालना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें टाइम पर खाना बनाना होगा और बर्तन भी धोने होंगे। सिर्फ नीरा ही नहीं बल्कि उसकी मॉम भी चाहती थी कि लुइन इन सब चीजों को अच्छे से मैनेज करे, जिस पर लुइन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लुइन नीरा से कहने लगी, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि सब चीजें हम मिलकर देख लिया करेंगे, जिस पर नीरा कहने लगा, हाँ तब मैं जॉबलेस था, लेकिन अब मेरी जॉब लग चुकी है और मुझे अपने काम पर तवज्जो देना होगी। ये घर पर जितने भी काम हो उन्हें तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा। तभी लुइन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ख्यालों की दुनिया से निकलते ही लुइन सोचने लगी, कम से कम यहाँ पर काम करने की मुझे पेमेंट तो हो रही है और देखो पेमेंट भी अच्छी खासी हो रही है। इस किस्म की लाइफ में नीरा के साथ गुजार कर आई हूँ, उसके बाद मैं ये सब खुशी खुशी एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी हूँ। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि वहाँ पर वैंग आ जाता है जो लुइन को बताता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ, जिस पर लुइन कहने लगी, लेकिन ये मेरे काम है, मैं कर लूंगी। वैंग कहने लगा, हाँ लेकिन ये मेरा भी घर है और मुझे भी यहाँ पर खाना खाना है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने हिस्से के काम करके जाना चाहिए। और वो लुइन की हेल्प करने लगा। साथ ही वैंग लुइन को बताता है कि मुझे ये सब करना बिल्कुल भी नहीं आता, अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है तो तुम्हें पहले मुझे सारा काम सिखाना पड़ेगा। प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत जल्दी सीख लूंगा क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा लर्नर हूँ। और लुइन कहने लगी, ठीक है तुम ट्राई करो, मैं तुम्हें गाइड करती हूँ। कुछ ही देर में खाना मॉम के सामने सर्व किया जा चुका था। तभी मॉम पूछने लगी कि ये क्या बनाया है, लेकिन खाना एक्चुअली वैंग ने बनाया था और लुइन को तो इस ब्रिटिश डिश का नाम भी नहीं आता था जो वैंग ने बनाकर मॉम के सामने सर्व की थी। तभी वो एक्सप्लेन करने लगा कि उसने क्या बनाया है। मॉम कहने लगी, शक्ल से तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन मैं बस थोड़ा सा ही टेस्ट करूंगी। और टेस्ट करते ही वो डिश मॉम को बहुत ज्यादा अच्छी लगी। मॉम उन दोनों से कहने लगी कि तुम लोगों ने इसकी सीजनिंग बहुत अच्छी की है और इसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा है। सच कहूँ तो आज तक इतना अच्छा खाना मैंने कभी नहीं खाया। मॉम के मुँह से इतनी अप्रिसिएशन सुनकर लुइन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। खाने से फारिग होते ही मॉम लुइन को वैंग के वार्डरोब तक ले आती है और उन्हें बताती है कि तुम्हें ये सारा वार्डरोब सेट करना होगा, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि अपने वार्डरोब को लेकर वैंग बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। उसकी सारी चीजें मैचिंग में होनी चाहिए। कौन सा सूट कहाँ पर होगा ये तुम्हें कलर देखकर डिसाइड करना है और इस सब के कफलिंग्स भी तुम्हें ही अरेंज करने होंगे और फिर इस सब के साथ मैचिंग टाइज और बाकी जिस चीज की भी उसे जरूरत हो वो सब भी तुम्हें यहाँ पर रखना होगा। लेकिन याद रखो ये सब तुम्हें बहुत स्पेसिफिक होकर अरेंज करना है। वैंग बहुत मैसी है लेकिन अपने वार्डरोब को लेकर वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, इसलिए अच्छा होगा कि ये सब तुम बहुत ध्यान से करो। इंस्ट्रक्शंस लुइन को बहुत ज्यादा नर्वस फील करा रही थी। तभी वो सोचने लगी कि जिस घर से मैं ट्रेनिंग लेकर आई हूँ यहाँ पर तो मुझे कोई काम भी मुश्किल नहीं लगना चाहिए। अपने पास्ट में जाते हुए लुइन सोचने लगी, जब नीरा की मॉम मुझसे कहा करती थी, याद रखो शादी से पहले ही तुम्हें पता होना चाहिए कि शादी के बाद तुम्हें अपने हस्बैंड की केयर कैसे करनी है। मेरे कपड़े तुम मशीन में धोया करना, लेकिन अपने हस्बैंड के कपड़े तुम्हें अपने हाथ से धोने चाहिए। कपड़े धोने के बाद उन्हें ड्राई करना और फिर उन्हें प्रेस करना भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। याद रखो जितना तुम अपने हस्बैंड की केयर करोगे उतना ही वो तुमसे प्यार करेंगे। शादी के बाद बिला वजह अपने हस्बैंड को परेशान करने से अच्छा है तुम अभी से समझ लो कि उन्हें किस चीज की जरूरत किस टाइम पर पड़ सकती है। लेकिन नीरा जो लुइन को बहुत बड़े सपने दिखाकर इस घर में लाया था उसकी यह रियलिटी लुइन को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। वापस अपने प्रेजेंट में आते हुए वो सोचने लगी, जो काम नीरा की मॉम ने मुझसे करवाए हैं उसके बाद तो इस घर के काम मुझे कुछ भी नहीं लगने वाले और ये सब तो मैं अपने बाएं हाथ से भी कर सकती हूँ। अब तुम देखो मैं ये सब कैसे मैनेज करती हूँ। ठीक है कि वैंग की मॉम थोड़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन जितना मुझे नीरा की मॉम ने बुली किया था उसकी निस्बत
तो ये कुछ भी नहीं। लेकिन एक बात तो मैंने भी जान ली है, अब मुझे हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना होगा। और तभी वो पास से गुजरने वाली मेड को अंदर बुलाती है और उसे बताती है कि वो वैन की सारी वार्डरोब सेट करवाना चाहती है। मॉम की दी हुई सभी इंस्ट्रक्शंस लुइन मेड को पास करती है और कुछ ही देर में मेड उसे आकर बता रही थी कि मैंने सारी वार्डरोब सेट कर दी है। और यही बात जब लुइन मॉम को जाकर बताती है कि वो सारी वार्डरोब सेट कर चुकी है, तभी मॉम वार्डरोब विजिट करने के लिए आती है और लुइन को बताती है कि तुमने सारा काम अच्छे से किया है। इसलिए मैंने खुद ही वैन की सारी वार्डरोब मैसअप की थी, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम इसे कैसे ऑर्गेनाइज करती हो, लेकिन तुमने ये सच में बहुत अच्छे से किया है। वैसे तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अपने दूसरे टेस्ट में भी पास हो चुकी हो, जिस पर लुइन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हम जा चुकी थी तभी मैं लुइन से कहने लगी, अगर इसके बाद किसी चीज में मेरी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। जिस पर लुइन कहने लगी, ऑब्वियसली आपको ही बताऊंगी। लेकिन लुइन की ये सारी खुशी बस कुछ ही टाइम की थी। मॉम उसके पास आकर पूछने लगी कि यहाँ पर रहने के लिए बैंक तुम्हें कितने पैसे देता है। लुइन उन्हें बताती है कि बैंक उसे महीने के 1 मिलियन युवान देता है। तभी मॉम कहने लगी, मैं आज ही बैंक को समझा दूंगी कि उसे तुम्हें पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। लुइन जो अब तक पैसों की खातिर इन सारी मुसीबतों को खुशी खुशी झेल रही थी, इस बात से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और मन ही मन में सोचने लगी, क्या एलीट क्लास की सासों को भी यही लगता है कि उनकी बहू सारे पैसों को बिला वजह खर्च कर रही है और फजूल खर्ची कर रही है। अगर किसी गरीब लड़के की माँ ऐसा सोचे तो बनता है, लेकिन कम से कम वैंग जैसे इंसान की माँ को इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। इनको अपना पास्ट याद आने लगा जब नीरा की मॉम उसके पास आकर उसे कह रही थी, क्या जरूरत थी इतने सारे कपड़े ऑर्डर करने की? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेजेंट होती जा रही हो? तुम्हें बिल्कुल भी मेरे बेटे का कोई एहसास नहीं। जिस पर लुइन कहने लगी, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कुछ ज्यादा ही ऑर्डर किया हो, बस सीजन चेंज हो रहा था और उसी लिहाज से अपने लिए 2-3 ड्रेसेस ऑर्डर किए हैं। लेकिन नीरा की मॉम कहने लगी, क्या 2-3 ड्रेसेस तुम्हें कम लगते हैं? न्यू ड्रेसेस ऑर्डर करने से पहले अगर तुम एक दफा अपने क्लोसेट को देख लेती तो तुम्हें रियलाइज होता कि तुम्हें इन कपड़ों की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरा बेटा कमा रहा है और तुम यहाँ पर बैठकर खा रही हो, इसलिए तुम्हें कोई एहसास ही नहीं कि तुम कितने पैसे खर्च करती हो। लुइन सोच रही थी, हम सोसाइटी की किसी भी क्लास में चले जाए, हमें फेस करने के लिए एक ही तरह की प्रॉब्लम्स मिलती हैं। लेकिन अब मुझे वाइसली डिसाइड करना होगा कि इनमें से कौन सी टॉलरेट करने के काबिल है और कौन सी नहीं। तभी उसे वैंग और उसकी मॉम की आवाजें आती हैं। मॉम वैंग से कह रही थी, तुम लुइन को महीने के 1 मिलियन युवान देते हो, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? वैंग कहने लगा, मॉम आप जानती हैं सबको पर्सनल नीड्स को पूरी करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और ऑब्वियसली लुइन को भी पड़ती होगी, इसलिए मैं उसको महीने के 1 मिलियन युवान दे देता हूँ। इस पर मॉम कहने लगी, बहुत अफसोस की बात है, तुम्हारे इतने अमीर होने का क्या फायदा जब तुम अपने होने वाली वाइफ को महीने के सिर्फ 1 मिलियन युवान दे रहे हो। तुम्हें जरा भी आइडिया है कि कितनी महंगाई चल रही है? और फिर हमारे क्लास में अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए तुम्हें कम से कम भी उसे 5 मिलियन युवान देने चाहिए। सच कहूं वैंग, तो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है, तुम इतने हाथ तंग कैसे कर सकते हो? तभी ये बातें सुनते ही लुइन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे रियलाइज होता है कि मॉम को लेकर वो बिल्कुल ही उल्टा सोच रही थी। मॉम उसकी सोच के बिल्कुल ऑपोजिट है। वैंग कहने लगा, मॉम क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? तभी मॉम कहने लगी, अगर तुम नहीं देना चाहते तो मैं अपनी तरफ से लुइन को महीने के 5 मिलियन युवान दिया करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम लुइन को देखते हैं जो इस वक्त मॉम को कुक से कहते हुए सुन रही थी, मेरा ख्याल है कि तुम्हें लुइन से बेक नूडल्स की रेसिपी सीखनी चाहिए। उसकी रेसिपी बहुत जबरदस्त है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि वैंग को ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम भी सीख लो। इन शिफ्ट होता है तो मॉम को दिखाया जाता है जिसे मिलने के लिए उनकी फ्रेंड आई हुई थी। तभी मॉम उन्हें लुइन के बारे में बताने लगी, जिस पर उनकी फ्रेंड कहती है, तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है और तुम्हारा बेटा भी पता नहीं किस तरह चलती को हाथ से पकड़कर घर ले आया है। कम से कम इससे पहले अपने स्टैंडर्ड्स को ही देख लेते। वो लड़की जिसे घर लाने पर तुम इतनी खुश हो रही हो, उसे पहली नजर में देखते ही पता चल जाता है कि उसका ताल्लुक किसी और सोसाइटी से है। मेरा ख्याल है उसे घर लाने से पहले कम से कम तुम्हें अपने हैंडसम बेटे को एक दफा नजर भर कर देख लेना चाहिए था, तभी तुम्हें रियलाइज होता कि तुम वैंग के साथ कर क्या रही हो। तुम शायद उन टिप्स को भूल चुकी हो जो मैंने तुम्हें इस बारे में दी थी कि अपने बेटे के लिए लड़के देखते हुए हमें किन बातों को जहन में रखना चाहिए। तभी मॉम कहने लगी, तुम जरूरत से ज्यादा बोलती जा रही हो। लुइन पिछले कई दिनों से इस घर में है और मैं उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रही हूँ। उसको लेकर मैंने ऐसी कोई भी बात नोट नहीं की जिसके बारे में कहा जा सके कि वो यहाँ पर रहने के काबिल नहीं। और रही बात वैंग की, तो मैं अच्छे से देख रही हूँ कि वो लुइन के साथ खुश है और उसे पसंद करता है। तभी उनकी फ्रेंड उन्हें समझाने लगी कि देखो, स्टैंडर्ड नाम की भी कोई चीज होती है। जिस दिन से हम किसी गरीब घर की लड़की को अपने घर में लाने देते हैं, तब से ही हमारे सारे स्टैंडर्ड्स डाउन हो जाते हैं। तुम और तुम्हारे बेटे का हमारी सोसाइटी में एक बड़ा नाम है। मेरा ख्याल है तुम्हें आज ही उस लड़के को हाथ से पकड़ के बाहर निकाल देना चाहिए। तभी मॉम को गुस्सा आने लगा और वो कहने लगी, लुइन के बारे में कुछ भी कहने से पहले सोच लेना।
मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरी एक प्यारी सी बेटी हो और जब से लुइन यहाँ पर आई है मेरी तो वो ख्वाहिश ही पूरी हो गई। लुइन को देखते ही मुझे अपनी जवानी के दिन याद आने लगते हैं और मुझे उसमें अपनी झलक नजर आती है और तुम मुझे कह रही हो कि मुझे उसे घर से निकालना चाहिए। अगर तुम यहाँ पर लुइन के खिलाफ बातें करने के लिए आई हो तो प्लीज यहाँ से चली जाओ, मैं ऐसी किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं करूँगी। मॉम अपने फ्रेंड को वहाँ से जाने के लिए कहती हैं, तभी वहाँ पर लुइन आ गई जो मॉम को बताती है कि उसे किसी काम से बाहर जाना है। लुइन जा चुकी थी तभी मॉम अपनी मेट के साथ लुइन को डिस्कस करते हुए कह रही थी, क्या तुमने नोट किया है उसके हाथ बिल्कुल खाली है और उसके गले में एक नेकलेस तक नहीं है। क्या ये लड़की कुछ ज्यादा ही सिंपल नहीं? तभी मेट कहने लगी, हाँ उनके पास कपड़े और बैग्स भी बहुत कम है, मेरा ख्याल है उन्हें अच्छे से शॉपिंग करने की जरूरत है। जिस पर मॉम कहने लगी, मैं इस वीकेंड पर बैंक से इस बारे में जरूर बात करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम मॉम को देखते हैं जिस वक्त बैंक के साथ लुइन को डिस्कस करते हुए कह रही थी, क्या तुम्हें उसका जरा भी ख्याल है? तुम्हें एहसास होना चाहिए कि तुम्हें उस लड़की को बहुत कुछ दिलवाना है। देखो उसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं है। जिस पर बैंक कहने लगा, मॉम प्लीज मुझे माफ कर दें, एक्चुअली मैं पहले ही उसे एक बड़ी अमाउंट दे चुका था और मेरे कार्ड भी उसके पास है, तो मुझे लगा था उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो खुद ही अपने लिए खरीद लिया करेगी। लेकिन आप परेशान मत हो, मैं इन सब चीजों को आपसे जरूर देखा करूंगा। तभी मॉम लुइन को देखते ही उसे अपने पास बुलाकर कहने लगी, कम से कम तुम भी बैंक से कुछ कहो, देखो इसे तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं। इस पर लुइन कहने लगी, नहीं उन्हें मेरी बहुत परवाह है, लेकिन एक्चुअली वो अपने काम में बहुत बिजी है। जिस पर मॉम कहने लगी, तुम दोनों आज ही शॉपिंग के लिए जाओगे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं जानती। मूवी आगे बढ़ती है तो हम लुइन को देखते हैं जिस वक्त बैंक के साथ शॉपिंग करके वापस आ चुकी थी और बहुत अच्छे मूड में थी। लुइन मॉम को बताती है कि मैंने आपके लिए एक बहुत बड़े डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट ली है क्योंकि मैं अच्छे से देख रही हूँ कि आपके दांत सही नहीं है और आप अच्छे से खाना भी नहीं खा पाती। लुइन का इस तरह केयर करना मॉम को बहुत अच्छा लगता है और वो लुइन से कहने लगी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम इतनी केयरिंग होगी। सच कहूँ तो मेरे खुद का बेटा तो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। जिस पर वैंग कहने लगा, मॉम प्लीज अब ऐसा तो मत कहें। जिस पर वैंग कहने लगा, मॉम प्लीज अब ऐसा तो मत कहें। तभी मॉम कहने लगी, अगर ऐसा ना कहूँ तो क्या कहूँ? जब भी तुम्हें अपने दांत के दर्द के बारे में बताऊँ तुम मुझे ट्रेडिशनल मेडिसिन लेने के लिए कहते हो। मैं आज तक डेंटिस्ट के पास जा ही नहीं सकी क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं चलते। वैंग कहने लगा, मॉम आप तो जानती हैं कि मैं कितना बिजी रहता हूँ। तभी लुइन कहने लगी, आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ डेंटिस्ट के पास जरूर चलूंगी। और लुइन की ये बात मॉम का दिल खुश कर देती है। नेक्स्ट सीन में वैंग को दिखाया जाता है जो आज अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था और तभी उसके पास लुइन के अलावा और भी बहुत सारे पार्टनर्स और फ्रेंड्स मौजूद थे। वैंग केक काटने लगा तभी जियांग उसकी हेल्प करते हुए कहने लगी, तुम जानते हो ना वैंग, हम दोनों हमेशा से एक दूसरे के कितने क्लोज रहे हैं। जियांग वैंग के साथ उसका केक काटने लगी तभी लुइन सोचने लगी, इस शादी में मुझे पैसे के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि वैंग मुझे पसंद करेगा या मुझे पसंद करता है। इन अमीर लोगों के पास भी बस ले देकर पैसा ही बचता है। मैं जानती हूँ लुइन, मुझे वैंग के साथ देखकर तुम्हें बुरा नहीं लग रहा होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं और हमेशा से एक दूसरे के बहुत क्लोज रहे हैं। तभी लुइन कहने लगी, नहीं इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, मैं जानती हूँ कि तुम उसकी बहनों की तरह हो। लुइन मन ही मन में सोचने लगी, जियांग मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम एक बहुत ही तेज लड़की हो, लेकिन तुम्हें भी पता होना चाहिए कि जहाँ से मैं ट्रेनिंग लेकर आई हूँ तुम्हारी ये ट्रिक्स मेरे सामने बिल्कुल नहीं चलने वाली। निरा के साथ उसकी फ्रेंड लियो भी गाड़ी में थी। कहने लगी, मेरे ड्राइविंग शूज कहाँ पर है, मुझे मिल। अभी लियो उसे अपने जूते देते हुए कहने लगी, एक्चुअली कल रात मैंने पहने हुए थे तभी शायद मैंने पीछे रख दिए हों। लुइन लियो से पूछती है, क्या कल रात तुम इस गाड़ी में थी? जिस पर वो बताने लगी, हाँ कल रात मैं और निरा ड्रिंक करने के लिए गए थे और वापसी पर निरा ने ही मुझे ड्रॉप किया था। ये सुनते ही लुइन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो निरा से पूछने लगी, तुमने मुझे बताया था कि तुम अपने भाई के पास जा रहे हो क्योंकि तुम्हें एक बहुत जरूरी काम है। तुमने ही मुझसे कहा था ना कि तुम अपने भाई को ड्रॉप करके आ रहे हो। जिस पर निरा कहने लगा, एक्चुअली मुझे डर था कि कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता था, बस इसीलिए तुमसे सच छुपाया। तभी लुइन गुस्से में उन दोनों को गाड़ी से उतर जाने के लिए कहती है। तो प्रेजेंट में वापस आते हुए लुइन सोचने लगी, इस लड़की को जितने ट्राई करने हैं कर लेने दो। मैं जानती हूँ कि वैंग मेरा ना है और न कभी हो सकता है। और साइड चीक्स रखने की तो वैसे भी नमीरों को बहुत आदत होती है। उसे चीटिंग करनी है तो करने दो, मैं इन सब चीजों से हर्ट नहीं होने वाली। जबकि जियांग केक काटते ही एक बड़ा पीस वैंग को देते हुए कहने लगी, मैं सबसे पहले तुम्हें देना चाहूंगी क्योंकि मेरी लाइफ में तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो। इस एटीट्यूड और लुइन के बिल्कुल रिएक्ट ना करने की वजह से वैंग बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था। तभी वो केक लेकर लुइन के पास आ जाता है। साथ ही अपने गेस्ट के सामने अनाउंस करने लगा कि इस साल मेरी बर्थडे मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी साल मैं शादी करने वाला हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी होने वाली वाइफ से मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तभी लुइन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है।
अपना केक लुइन को देकर वैंग कहने लगा, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल फ्रूट केक बनवाया है क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम केक में क्रीम नहीं पसंद करती। वैंग की इन्हीं बातों ने लुइन को बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड कर दिया था। तभी वो जियांग से कहने लगी, बाकी गेस्ट के लिए केक काटो, सभी गेस्ट वेट कर रहे हैं। जबकि खुद लुइन वैंग से कह रही थी, अभी मैंने अपने इंटेंशंस के बारे में कुछ ज्यादा सोचा नहीं, इसलिए तुम ज्यादा खुश मत होना। जबकि जियांग सभी गेस्ट को लेकर उन पिक्चर्स के पास आ जाती है जो वहाँ पर मौजूद थी और बताने लगी, क्या तुम लोग जानते हो वैंग सिर्फ 10 साल का था जब हम दोनों की फ्रेंडशिप हुई। वो स्नूकर बहुत अच्छी खेलता था, इवन उसने 12 साल की उम्र में स्नूकर की चैंपियनशिप भी हासिल कर ली थी। मेरे जानने वाले मुझे स्नूकर का एक बहुत अच्छा खिलाड़ी समझते हैं, लेकिन उन्हें शायद पता नहीं कि मैंने भी ये खेलना सिर्फ और सिर्फ वैंग से सीखा है। हम दोनों पिछले 15 साल से एक दूसरे को जानते हैं और हमारी फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रांग है जितनी आज तक शायद ही किसी की रही हो। तभी वहाँ पर मौजूद गेस्ट कहने लगे कि इस बारे में वैंग ने तो कभी बात नहीं की। इनफैक्ट उन्होंने तो कभी अपने गेस्ट के सामने आपका जिक्र तक नहीं किया, जिस पर जियांग को गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पर मौजूद एक गेस्ट कहने लगा, देखो वैंग के साथ ट्विन कितनी प्यारी लगती है, सच में जोड़ियां आसमान पर बनती हैं, देखो जरा दोनों एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं। तभी जियांग कहने लगी, मैंने आज तक वैंग के साथ जितने लोगों को देखा है उनमें सबसे लो लेवल लुइन है। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि वैंग की जिंदगी में लुइन टाइप की लड़की भी आ सकती है, और लुइन से शादी करने का फैसला तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैं समझ ही नहीं पा रही कि आखिर वैंग लुइन से क्यों शादी करना चाहता है। जिस पर लुइन वहाँ आकर कहने लगी, इसलिए क्योंकि उसका दिल चाहता है मुझसे शादी करने को, इसलिए क्योंकि उसका दिल मुझे अप्रूव करता है, जो शायद तुम्हें कभी अप्रूव ही नहीं कर पाया। जियांग बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी। तभी उसको देखते हुए लुइन सोचने लगी, मुझे तो ये भी पता है कि इसके बाद तुम कौन सी ट्रिक खेलने वाली हो, क्योंकि मैं इस सबसे पहले भी गुजर चुकी हूँ। लुइन को याद आता है जब वो नीरा और उसके फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर गई थी। होटल में इंटर होते ही वो सब कहने लगे कि ये होटल बहुत ही कंफर्टेबल है, यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है और यहाँ का ये बेड ये तो बहुत ही जबरदस्त है। तभी नीरा की एक फ्रेंड कहने लगी, नीरा तुम्हें याद है एक दफा पहले भी हम यहाँ पर ट्रिप पर आए थे, हमने कितना एंजॉय किया था। सच कहूँ तो वो दिन मुझे आज भी याद रहते हैं। हम कितने सारे लोग बस एक ही बेड पर मौजूद थे और सब एक साथ ही सो गए। और साथ ही वो लुइन को मीनिंगफुल नजरों से देखने लगी। तभी नीरा कहने लगा, लुइन प्लीज ये सब सुनकर तुम परेशान मत होना, एक्चुअली तब हम बहुत छोटे थे और हम साथ में सोए थे। जिसके जवाब में लुइन कहने लगी, भला मैं क्यों नाराज होने लगी, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे प्राइमरी स्कूल का एक ट्रिप यहाँ पर आया था। मैं जानती हूँ तब तुम लोग बहुत छोटे थे, यकीनन तुम लोग की मॉम्स भी तुम लोग के साथ इन्हीं बेड पर सोई होंगी। जियांग लुइन से कहने लगी, लगता है वैंग की लाइफ में मेरी इंपॉर्टेंस तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। तभी वैंग आगे बढ़ते हुए अपनी और लुइन की पिक्चर सेंटर में लगाकर कहने लगा, मेरे लिए लुइन से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कोई नहीं है। जबकि वैंग को ये सब करता देखकर लुइन सोचने लगी, ऐसे लगता है जैसे मुझे किसी बात का जवाब देने ही नहीं देगा। जब तक तुम मुझे डिफेंड कर रहे हो, मुझे खुद को डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। सीन शिफ्ट होता है तो हम वैंग को देखते हैं जो घर पहुंचता है तो जियांग पहले ही उसका रास्ता रोकने के लिए तैयार खड़ी थी और वो वैंग से कहने लगी, वैंग क्या तुम्हें शादी करने के लिए बस एक लुइन ही मिली थी? मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हो। हम दोनों कितने टाइम से एक साथ हैं, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारी, मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ, आखिर ऐसी क्या कमी है मुझ में जो तुम मुझे छोड़कर लुइन से शादी करने लगे हो। इसके जवाब में वैंग उसे कहने लगा, देखो हम दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। तुम पहले भी मेरे लिए मेरी बहनों जैसी थी और अब मेरी शादी हो चुकी है तो मुझसे दूर रहा करो। ठीक है कि तुम मेरी अच्छी फ्रेंड थी, लेकिन जिंदगी का हर रिश्ता शादी पर आकर खत्म नहीं होता। तभी वहाँ पर लुइन आ जाती है। लुइन को देखते ही जियांग वैंग के करीब आते हुए उसे केस करने लगी, जिस पर लुइन उनकी पिक्चर्स क्लिक कर लेती है। लुइन एक दफा फिर अपने पास्ट में जा चुकी थी और वो याद कर रही थी जब वो नीरा और उसके फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर गई थी। तभी अचानक थंडर लाइट बजने की वजह से सभी लड़कियां बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। कि लुइन की बजाय नीरा लियो को काम करने लगा और लुइन को कहने लगा, एक्चुअली ये बहुत बुज़दिल है और बहुत जल्दी घबरा जाती है, मैंने सोचा इसको थोड़ा सेफ फील करा दूं। लियो लुइन से कहने लगी, लुइन प्लीज तुम माइंड मत करना। जिसके जवाब में लुइन कहने लगी, भला मैं क्यों माइंड करने लगी। और वहाँ पर मौजूद पियन को देखते हुए कहने लगी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है और तुम्हें बहुत सेफ फील कराएंगे। लेकिन इस सबको भुलाते हुए लुइन जियांग से कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस सब का फायदा उठा पाओगी? मैं तुम्हें बता दूं कि तुम इस सब का फायदा बिल्कुल भी नहीं उठा सकती। गुस्से में वहाँ से जाने लगी। जबकि वैंग सोच रहा था क्या इसे बिल्कुल भी जेलसी फील नहीं होती, क्या ये मेरे लिए बिल्कुल भी कुछ फील नहीं करती। जबकि लुइन को बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था और वो मन ही मन में कह रही थी कि मैं इस बार इमोशनल नहीं होने वाली, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। मुझे याद रखना चाहिए कि एक वेल्दी वाइफ बनने के लिए वैंग मुझे एक बहुत बड़ी अमाउंट दे रहा है और मैं सिर्फ एक्टिंग करने के लिए इस घर में मौजूद हूँ।
लेकिन इसके बावजूद भी उसे वैंग के साथ गुजारे हुए अच्छे मोमेंट्स याद आने लगे और वो मन ही मन में सोचने लगी आखिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। लेकिन कुछ भी हो, मैं खुद को कमजोर होने नहीं दे सकती। मुझे याद रखना चाहिए कि जो काम मैं कर रही हूँ इसके लिए मुझे पैसे दिए जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जियांग वैंग से कह रही थी क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा वैंग, वो लड़की सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे है। तभी वैंग कहने लगा हाँ मैं जानता हूँ वो मेरे पैसों के पीछे है, लेकिन मैं बहुत फॉर्चुनेट इंसान हूँ जो उसको देने के लिए मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे या तुम्हें इस बारे में परेशान होना चाहिए। यहाँ से चली जाओ और आईना यहाँ पर आने की गलती बिल्कुल भी मत करना। जियांग के जाने के बाद वैंग लुइन के पास आता है। तभी लुइन कहने लगी हाँ मैं जानती हूँ कि तुम उसे पसंद नहीं करते, परेशान मत हो, मैं सिर्फ उसको डरा रही थी क्योंकि मुझे पता है कि उसका यूँ बार बार तुम्हारे सामने आना तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम किसी न किसी तरह उससे अपनी जान छुड़ाना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी। मैं तुम्हारी हेल्प इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसके लिए तुम मुझे एक बहुत बड़ी अमाउंट देते हो और मैं अच्छे से जानती हूँ कि अपनी जॉब मुझे किस तरह निभानी है। वैंग कहने लगा लुइन क्या तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है क्या, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता क्या, तुम्हें बिल्कुल भी कोई जेलसी फील नहीं होती मुझे किसी और के साथ देखकर। मैं नहीं जानता लुइन तुम्हारी लाइफ में मेरा क्या पोजीशन है, लेकिन मेरे लिए तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो। और साथ ही रिंग निकालते हुए उसे प्रपोज करने लगा और कहने लगा क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये देखते ही लुइन कहने लगी देखो वैंग अगर तुम ये सब किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि हम दोनों पहले ही मैरिड हैं। तभी वैंग कहने लगा मैं ये सब किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा, मैं पार्टी ए या पार्टी बी के तौर पर तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मैं वैंग के तौर पर तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देखो लुइन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और तुम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल कर आई हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार दूंगा। लुइन वैंग को बताने लगी कि देखो मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं कभी भी प्यार या शादी के चक्कर में नहीं पड़ूंगी और मुझे नहीं लगता कि मैं अपने इस वादे को तोड़ना चाहूंगी। इसके जवाब में वैंग उसे कहने लगा मेरी जिंदगी में मौजूद हर रिलेशनशिप की कोई ना कोई कीमत है, लेकिन तुम्हारे साथ रिलेशनशिप की मैंने कोई कीमत नहीं रखी और ये तुम्हारे लिए एक एक्सेप्शन है। क्या तुम भी मेरे लिए कोई एक्सेप्शन नहीं रख सकती। देखो लुइन मुझे रिजेक्ट मत करना वरना मेरा दिल बहुत बुरी तरह से टूट जाएगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे उन सारे सपनों को पूरा कर दूंगा जो पास्ट में पूरे नहीं हो सके, बस एक दफा हाँ कह दो। और तभी लुइन खुशी खुशी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। एपिसोड 4 के फर्स्ट सीन में हम लुइन को देखते हैं जो इस वक्त अपनी मॉम से बात कर रही थी और एक्चुअली बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी मॉम उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी और वो कह रही थी क्या जरूरत थी तुम्हें नीरा के साथ ब्रेकअप करने की, क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है तुम्हारी वजह से वो हमसे कितना नाराज है, अब वो हमसे बात करना भी गवारा नहीं कर रहा, तुम्हारी वजह से अब वो अपनी ब्राइड प्राइस की डिमांड कर रहा है। क्या तुम्हें अपने भाई का भी बिल्कुल एहसास नहीं, तुम जानती हो ना हम पहले ही तुम्हारे भाई के कितने एक्सपेंसेस बियर कर रहे हैं, पता नहीं कैसी बहन हो तुम जिसको अपने भाई तक का एहसास नहीं। मैं तुम्हें बता रही हूँ लुइन अभी के अभी नीरा से माफी मांगो और उसके साथ पैचअप करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतने में वहाँ पर वैंग आ जाता है जो लुइन के पास आकर उससे कहने लगा मैं सोच रहा था लुइन हमारी शादी को कितना टाइम हो गया है और मैं आज तक तुम्हारे पेरेंट्स से नहीं मिला, मेरा ख्याल है मुझे कम से कम भी उनसे एक दफा तो जरूर मिलना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है। बल्कि एक काम करते हैं उन्हें आज ही डिनर पर इन्वाइट करो, उनके साथ मुलाकात भी हो जाएगी और हम साथ में डिनर भी कर लेंगे। इस पर लुइन मन ही मन में सोचने लगी मुझे किसी भी तरह अपने पेरेंट्स से जान छुड़ानी होगी, इस तरह मेरी जिंदगी मेरे लिए मुश्किल होती जा रही है, कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। वैंग लुइन से पूछता है कि मेरा आइडिया तुम्हें कैसे लगा, जिस पर लुइन कहने लगी हाँ तुम्हारा आइडिया एकदम जबरदस्त है, मैं एक काम करती हूँ उन्हें आज ही इन्वाइट कर लेती हूँ। वैंग लुइन से पूछता है कि क्या तुम अपने पेरेंट्स से बात कर रही थी, जिसके जवाब में वो कहने लगी कि नहीं ये तो किसी फ्रॉडुलेंट की कॉल थी। सीन शिफ्ट होता है तो हम लुइन को देखते हैं जो इस वक्त अपने सामने मौजूद कपल को पेमेंट कर रही थी और उनसे कह रही थी कि देखो किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सब कुछ बहुत अच्छे से होना चाहिए, मैं तुम दोनों को 10,000 युआन दे रही हूँ लेकिन वैंग को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। तभी वो कपल कहने लगा तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम ऐसी एक्टिंग करेंगे कि आपके हस्बैंड को तो क्या खुद आपको भी यकीन नहीं आएगा कि आप हमारी असली बेटी नहीं है। अगले सीन में वही कपल लुइन और वैंग के साथ डिनर कर रहा था। तभी वो दोनों कहने लगे हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि लुइन ने अपने लिए आप जैसा पार्टनर चुना, सच कहें तो हम खुद भी आपसे मिलना चाह रहे थे और इस बारे में हमारी लुइन से बात भी हुई थी। तभी वैंग कहने लगा आप लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत अच्छा किया, लेकिन मुझे आपका लगेज नजर नहीं आ रहा, आप फर्स्ट टाइम हमारे घर आई हैं, कम से कम कुछ दिन तो जरूर स्टे करके जाए। तभी लुइन कहने लगी कि नहीं प्लीज उन्हें इस तरह से फोर्स मत करो, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को वेकेशन ट्रिप पर जाना है और मैंने उनके लिए होटल में बुकिंग भी कर रखी है, इसलिए शायद वो स्टे ना कर पाए और मेरे पेरेंट्स का ट्रिप मेरी वजह से खराब हो ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी। तभी वैंग की मॉम कहने लगी सच कहूँ तो आपकी बेटी बहुत ज्यादा काइंड और क्यूट है, मुझे आपकी बेटी बहुत ज्यादा पसंद है। लुइन को अपने आसपास मौजूद हर रिश्ते का एहसास होता है, मुझे इस बात पर बहुत ज्यादा गर्व है कि अब वो हमारे
हमारी फैमिली का सदस्य बन चुकी है। लेकिन तभी वहाँ पर लुइन के डैड आ जाते हैं, जो आते ही लुइन से कहने लगे कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? अपने सामने इतने सारे खाने देकर और बहुत सारी स्पाइसी चीजें देखकर क्या तुम अपने पेरेंट्स को भूल चुकी हो? तुम तो हमें मानने या जानने से ही इनकारी हो गई हो। तुम्हें तो अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आती है। 30 साल तक तुम्हें इतनी मुश्किलों से पाला, तो क्या इस दिन के लिए पाला? कभी सोचा नहीं था कि अपनी ही औलाद इस हद तक गिर जाएगी? क्या ये सब करते हुए तुम्हें बिल्कुल भी हमारा एहसास नहीं हुआ? पता नहीं किन लोगों को अपने सामने बिठाकर उन्हें अपने पेरेंट्स बता रही हो। तभी वैंग आगे आते हुए कहने लगा, अगर मेरी वाइफ के बारे में एक भी और शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वो कहने लगे, तुम इस लड़की को जानते नहीं हो, ये एक नंबर की झूठी लड़की है। लुइन हमारी बेटी है, हमारी सगी बायोलॉजिकल बेटी है, और जिन लोगों को ये तुम लोगों से मिलवा रही है ये इसके कुछ भी नहीं लगते, लेकिन हमसे मिलवाते हुए इसे शर्म आती है। तभी लुइन की मॉम उससे कहने लगी, लुइन मुझे समझ नहीं आ रही तुम ये सब कर क्यों रही हो? क्या तुम्हें इस बात का डर है कि तुम्हारे अमीर होने के बाद हम तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे? अगर ऐसा है तो तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी तुम पर लगाई और तुम्हें कितने प्यार से पाला, लेकिन देखो उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है। सच कहूँ तो तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आती है। आखिर किसी का अपना खून ऐसा कैसे कर सकता है? तभी लुइन कहने लगी कि आप सच में मेरी माँ हैं? अगर ऐसा ही है तो क्या मुझे आप बता सकती हैं कि मेरी बर्थडे कब होती है? तभी उसकी मॉम कहने लगी कि 6 जुलाई, जिस पर उसकी फेक मॉम बताती है कि लुइन की बर्थडे 16 जुलाई को होती है, जिस पर मॉम और डैड बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। तभी लुइन सोचने लगी कि मेरे फेक पेरेंट्स जिन्हें मैंने ये सब करने के लिए पेमेंट की है वो भी मेरे बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं। लुइन को अपना पास्ट याद आने लगा, जब उसके पेरेंट्स उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया करते थे। लुइन याद करती है जब उसकी और उसके ट्विन भाई की बर्थडे थी, तभी उसके पेरेंट्स उसके भाई को बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे थे। मॉम और डैड बढ़ चढ़ कर लुइन के भाई को बता रहे थे कि हमने तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई है, हमें पता है कि तुम्हें प्रॉन्स कितनी पसंद है, और देखो केक का फ्लेवर भी तुम्हारा फेवरेट है। मॉम और डैड के भाई के लिए फेवरेटिज्म देखते हुए लुइन को बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा। तभी वो कहने लगी, मॉम आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि इस साल आप मेरी अलग से बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी। तभी डैड कहने लगे कि हमने सब कुछ अरेंज तो किया हुआ है, तुम्हें जरा भी आइडिया है कि आजकल कितनी महंगाई चल रही है और हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा आउट ऑफ बजट हो चुके हैं, तो इसलिए आगे आओ और अपने भाई के साथ केक काटो। डैड की ये बातें सुनकर लुइन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी वो गुस्से में केक खराब करके चली जाती है, लेकिन आखिर उस घर में लुइन की परवाह ही किसी थी। तभी अपने ख्यालों की दुनिया से निकलते हुए वो एक दफा फिर अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने लगी। तभी वैंग की मॉम कहती है कि कैसे पेरेंट्स हैं आप? आपको इतना भी नहीं पता कि आपकी बेटी की बर्थडे कब होती है? जिस पर लुइन की मॉम कहने लगी, एक्चुअली मेरी एज कुछ ज्यादा ही हो गई है और वक्त के साथ मेरी मेमोरी बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही है, इसलिए मेरे लिए कुछ भी याद रखना आसान नहीं होता। जिस पर वैंग पूछने लगा, ठीक है बर्थडे तो आप भूल गए, लेकिन आप लुइन के पेरेंट्स हैं, आपको इतना तो पता ही होगा कि उसको खाने में क्या पसंद है। इसके जवाब में वो लोग कहने लगे कि हाँ लुइन को प्रॉन्स बहुत पसंद है। बचपन में लुइन प्रॉन्स बहुत शौक से खाया करती थी और मैं अपने हाथों से उसके लिए बहुत अच्छा बनाया करती थी। इनफैक्ट हमारे घर में तो प्रॉन्स हमेशा लुइन की स्पेशल फरमाइश पर बना करते थे। जिस पर वैंग कहने लगा कि क्या आपको इतना भी नहीं पता कि आपकी बेटी को सी फूड से एलर्जी है? समझ नहीं आ रही आप किस किस्म के पेरेंट्स हैं जिसे अपनी बेटी के बारे में बेसिक चीजें भी नहीं पता। तभी लुइन को एक दफा फिर उसके पास में धकेल दिया जाता है और वो याद करती है जब एक दिन वो स्कूल से वापस आई। तभी मॉम उसको देखते ही कहने लगी, हाँ जल्दी आकर खाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए दोबारा से खाना सर्व नहीं कर सकती। लुइन उन्हें बताती है कि उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। वो मॉम से पूछने लगी कि खाने में क्या बना है, जिस पर मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे फेवरेट प्रॉन्स बने हैं। लुइन कहने लगी, मॉम प्रॉन्स बनाने की क्या जरूरत थी? आप जानती है ना कि सी फूड खाने के बाद मुझे एलर्जी हो जाती है। लेकिन मॉम को कौन सा फर्क पड़ना था। तभी वो कहने लगी, हाँ तुम्हें एलर्जी हो जाती है, लेकिन तुम्हें भी पता है ना तुम्हारे भाई को सी फूड कितना पसंद है, और अगर सी फूड ना हो तो वो खाना नहीं खाता। और एक जरा सी एलर्जी को तुम इतनी हाइप क्यों दे रही हो? अगर तुम्हें कोई इशू हो गया तो मैं तुम्हें एंटी एलर्जिक दे दूंगी। अब जल्दी से आकर खाना खा लो, मेरा दिमाग मत खाओ। वापस आते हैं प्रेजेंट की तरफ, जहाँ वैंग की मॉम उन दोनों से कह रही थी कि आप लोगों को अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसका यही मतलब है कि लुइन आपकी बेटी है ही नहीं। आप लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमारा फैमिली डिनर चल रहा था, लेकिन आप लोगों ने हमारे सारे मूड खराब कर दिया। अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़े। तभी मॉम कहने लगी, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही और लुइन मेरी ही बेटी है। अगर यकीन नहीं आता तो इसकी टांग देख लो, ये मेरी बेटी है और इसकी टांग पर जख्म का निशान है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो इसकी टांग देख लो, बल्कि रुको जरा मैं खुद तुम्हें दिखा देती हूँ। लुइन कहने लगी, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि मेरी टांग पर निशान है, लेकिन क्या आप में इतनी हिम्मत है कि किसी को बता सके कि मेरी टांग पर ये निशान कैसे आया? फ्लैशबैक के थ्रू हम लुइन को देखते हैं जो इस वक्त अपने घर आ चुकी
चुकी थी, लेकिन उसको देखते ही डैड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उसे कहने लगे, लुइन तुम एक बहुत ही बेशर्म लड़की हो। क्या तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुम्हारा बाप पैसे कितनी मुश्किलों से कमाता है, लेकिन तुम अपने ही घर में अपने ही डैड से चोरी कर रही हो। जिस पर लुइन कहने लगी कि मैंने बिल्कुल भी चोरी नहीं की और डैड आप अच्छे से जानते हैं कि मैं चोरी नहीं करती और ना ही मैं झूठ बोलती हूँ। जिस पर डैड कहने लगे कि मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रही हो, तो इस कदर बेशर्म लड़की हो तुम। अगर तुमने पैसे चोरी नहीं किए तो मेरे वॉलेट से वो पैसे कहाँ गए? तभी लुइन का भाई कहने लगा, डैड पैसे इसी ने चुराए हैं, देखे इसने कितने सारे रेफरेंसेस खरीदे हैं। अगर इसने पैसे नहीं चुराए तो फिर इसके पास रेफरेंसेस खरीदने के लिए अमाउंट कहाँ से आए? जिस पर डैड कहने लगे, तुम्हारा भाई बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन तुम बहुत ही बेशर्म हो। डैड बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। तभी लुइन कहने लगी, डैड मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू की है और मैंने उन्हीं पैसों से ये रेफरेंसेस खरीदे हैं, जबकि आपके पैसे मेरे भाई ने चोरी किए थे। आपसे पैसे चोरी करने के बाद इसने स्नीकर्स खरीदे, ये बात इसने मुझे खुद बताई थी। तभी डैड कहने लगे, किस किस्म की बहन हो तुम, तुम्हें अपने भाई का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। डैड अब लुइन को मारते हुए कह रहे थे, तुम्हारे भाई के पास इतने पैसे नहीं कि उसे चोरी करनी पड़ी, लेकिन उसकी हेल्प करने के बजाय तुम उल्टा मुझे उसकी शिकायत लगा रही हो। आखिर तुम किस किस्म की बहन हो? और इसके साथ ही डैड बुरी तरह से लुइन को हेट कर चुके थे, जबकि उसके भाई अपनी मॉम के साथ मौजूद थे। मॉम उसके भाई को समझाते हुए कह रहे थे, बेटा आइंदा से तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना, मेरे होते हुए तुम्हें कभी भी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी बहन तुम्हारी हेल्प करे या ना करे, तुम्हारी मॉम हमेशा तुम्हारी हेल्प करेंगी। तभी लुइन सोचने लगी कि आखिर इस घर में कितनी फेवरेटिज्म होती है और मुझे कितना इंफीरियर फील कराया जाता है। अब मुझे इस बात का यकीन हो चुका है कि इस घर में कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, इवन मेरे खुद के पेरेंट्स भी मुझे पसंद नहीं करते। इस घर में रहने का कोई भी जवाब नहीं बनता। के झरोकों से निकलते हुए लुइन कहने लगी, मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि आज या कल मैं ये घर छोड़कर जरूर जाऊंगी, क्योंकि उस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी और न ही घर वालों के दिलों में मेरे लिए जगह थी। जिस पर उसके डैड गुस्सा होते हुए कहने लगे, हाँ इसमें ऐसा भी क्या गलत था? तुम अच्छे से जानती हो कि सभी लड़कियां अपने भाइयों की हेल्प किया करती हैं। ठीक है कि तुम्हारा भाई तुम्हारी एज का ही है, लेकिन उसे हमेशा हमने तुम्हारा छोटा भाई समझा और उसकी हेल्प करना तुम्हारा फर्ज था। मेरा नहीं ख्याल हमने ऐसा कुछ भी किया हो जिसकी वजह से तुम्हें घर छोड़कर जाना पड़े, लेकिन तुम खुद ही एक एहसान फरामोश और ना शुक्री लड़की हो। गुस्से में आकर लुइन के डैड उस पर हाथ उठाने लगे। तभी वैंग उनका हाथ रोकते हुए कहने लगे, आप शायद भूल रहे हैं, आपके सामने मौजूद लड़की सिर्फ आपकी बेटी नहीं बल्कि मेरी वाइफ भी है। मेरी वाइफ पर कोई हाथ उठाए ये बात मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा और आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप याद रखें कि इस वक्त आप मेरे घर के अंदर मौजूद हैं। आप लोगों से मिलकर रियलाइज हुआ कि लुइन क्यों आपको मुझसे नहीं मिलवाना चाहती थी। इनफैक्ट उसकी जगह कोई भी होता तो वो यही डिसाइड करता कि मुझे आपसे नहीं मिलना चाहिए। सच कहूँ तो मुझे तो अपनी वाइफ के लिए भी बुरा लग रहा है कि उसकी किस्मत में आप जैसे पेरेंट्स है। तभी डैड कहने लगे कि तुम जरूरत से ज्यादा ही बोल रहे हो। जो लड़की अपने पेरेंट्स को छोड़ सकती है, अपने शोहर को छोड़ने में उसे कितना ही टाइम लगेगा? जिसके जवाब में वैंग कहने लगा कि अगर आप जैसे पेरेंट्स हो तो उन्हें छोड़ना ही अच्छा है। अभी के अभी यहाँ से निकल जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बल्कि मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। तभी वो सिक्योरिटी को बुला देता है। कुछ ही देर में वहाँ पर लुइन का भाई पहुँच जाता है, जिसको देखते ही डैड पूछने लगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर भाई कहने लगा कि आप लोगों ने ही कहा था कि आप लोग लुइन से मिलने के लिए जा रहे हैं। क्या आप भूल चुके हैं कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप लुइन के हस्बैंड का एक बड़ा सा बंगलो मेरे नाम लिखवाएंगे? जिस पर डैड कहने लगे, वो सब तो होता रहेगा, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हमने तुम्हें कहा था ना कि हम पहले लुइन से बात करेंगे और उसे कन्विंस करना पड़ेगा। तुम्हें क्या जरूरत थी मुंह उठाकर यहाँ पर आने की? तभी उसका भाई कहने लगा कि यहाँ पर तो मैं अपने बॉस के बुलाने पर आया हूँ। एक्चुअली मैं मिस्टर वैंग की सिक्योरिटी का कैप्टन हूँ। तभी डैड कहने लगे कि क्या तुम मिस्टर वैंग के लिए काम करते हो? जिस पर वैंग कहने लगा कि हाँ ये बिल्कुल मेरे सिक्योरिटी का कैप्टन है, लेकिन अब जब मुझे पता चला है कि इसके पेरेंट्स आप जैसे दोगले लोग हैं तो मैं बिल्कुल भी इसको अपने पास नहीं रखना चाहूंगा और मैं इसे बताता हूँ कि मैंने इसे फायर कर दिया है। सुनते ही लुइन का भाई कहने लगा, प्लीज मेरे साथ ये सब मत करो, मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मुझे फायर कर रहे हो? ये जॉब मेरा आखिरी सहारा है, इसके अलावा मेरी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। लेकिन वैंग उन सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो लोग वहाँ से जा चुके थे। तभी वैंग लुइन से कहने लगा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला और मुझे ये सब क्यों छुपाया? लुइन, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम्हारा पास्ट इतना पैथेटिक होगा और तुम्हारा बचपन इतनी बुरी तरह से गुजरा। तुम्हें ये सब मुझे बता देना चाहिए था। तभी लुइन कहने लगी, मैं तुमसे सब कुछ शेयर करना चाहती थी, लेकिन मैंने तुम्हें ये सब नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें अपने मैटर्स में नहीं उलझाना चाहती थी। तभी मॉम कहने लगी, लुइन जो भी बात हो तुम हमसे शेयर कर सकती हो। तुम्हारी लाइफ में मेरी क्या इंपॉर्टेंस है मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरी एक प्यारी सी बेटी हो। तुम्हें अपने सामने देखकर मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो गई हो, लेकिन तुम्हें अपनी परेशानियां और अपनी उलझनें हमसे नहीं छुपानी चाहिए। हम तुम्हारी फैमिली है और तुम्हारी हर किस्म की सिचुएशन में हम तुम्हारे साथ हैं, भले कुछ भी हो। याद रखो ये तुम्हारा भी घर है और जब तक तुम इस घर में हो मैं किसी को भी तुम्हें बुली करने की परमिशन नहीं दूंगी, ना ही मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी बारे में परेशान होने की जरूरत है। जिस पर लुइन बहुत अच्छा फील करने लगी।
एपिसोड के लास्ट पार्ट में हम नीरा को देखते हैं जो इस वक्त लुइन को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। हॉल पे पहुंचने पर वो जैसे ही लुइन के नाम का बोर्ड देखता है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा। वो मन ही मन में कहने लगा, लुइन प्लीज ऐसे मत करो, मैं जानता हूँ तुम नाराज हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा नाराज होना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें मना लूंगा। लेकिन नीरा अंदर जाता है इससे पहले ही लियो उसे रोक लेती है और उसे कहने लगी, नीरा क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम भूल चुके हो कि हम दोनों का कितने सालों का रिलेशनशिप चल रहा है? मुझे छोड़कर तुम यहाँ पर आए भी किस लिए? सिर्फ उस ट्विन के लिए जो तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर चुकी है, और उसके साथ तुमने टाइम ही कितना गुजारा था। मुश्किलों से तुम दोनों कुछ महीनों के लिए ही एक साथ रहे होगे, जबकि हम दोनों के रिलेशनशिप को काफी साल हो चुके हैं। तभी नीरा कहने लगा, हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैं और लुइन बस कुछ महीनों के लिए ही एक साथ थे, लेकिन वो कुछ महीने मेरे जिंदगी का बेहतरीन वक्त था, जबकि तुम्हारे साथ गुजारे हुए साल भी उस महीनों के बराबर नहीं हो सकते। लुइन मुझे छोड़कर चली गई और उसने किसी और से शादी कर ली क्योंकि मैंने उसका दिल तोड़ दिया था और उसे नाराज कर दिया था, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं उसे दोबारा से मना लूंगा और हम दोनों एक हो जाएंगे। लुइन को छोड़ने का मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है, सच कहूँ तो मैं आज बहुत ज्यादा पछता रहा हूँ। जिस पर लियो कहने लगी, क्या तुम मेरे साथ होने पर पछता रहे हो? उसको छोड़ने का पछतावा है तुम्हें? नीरा कहने लगा, हाँ मुझे पछतावा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं सब ठीक कर लूंगा और लुइन मेरे साथ वापस जरूर आएगी। मुझे वापस लुइन को हासिल करना है, भले कुछ भी हो जाए। लियो कहने लगी, तुम सच सच क्यों नहीं कह देते? मेरी ब्राइड प्राइस पे नहीं करना चाहते इसलिए पीछे हट रहे हो। जिस पर नीरा कहने लगा, तुम्हारी बातों में आकर मैंने लुइन को गवा दिया। तुमने अपनी चिकनी चिपड़ी बातों से मुझे बेवकूफ बना लिया, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि सच्चा प्यार मैं सिर्फ और सिर्फ लुइन से करता हूँ। फ्लैशबैक के थ्रू हम लियो को देखते हैं, जिस पर इस वक्त नीरा की मॉम बहुत ज्यादा नाराज हो रही थी और कह रही थी, लड़की क्या तुम्हारी फैमिली का दिमाग खराब हो गया है? 3 लाख युवान, भला ब्राइड प्राइस में इतनी पैसों की डिमांड कौन करता है? मुझे लगता है कि तुम्हारी फैमिली के लोग बहुत ज्यादा लालची हैं। जिस पर लियो कहने लगी, नीरा प्लीज कुछ तो बोलो। जबकि नीरा खुद इस वक्त लुइन की यादों में खोया हुआ था और वो लुइन को बहुत ज्यादा याद कर रहा था। उसे याद आता है जब वो फर्स्ट टाइम लुइन के साथ एक रेस्टोरेंट में मिला था। उसकी चेयर के पीछे बैठी लुइन उसे कह रही थी, बार बार झांक कर क्या देख रहे हो? अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो सीधी तरह बोल क्यों नहीं देते? जिसके जवाब में नीरा उसे कहने लगा, मेरी आंखों में तुम्हें अपने लिए प्यार तो नजर आ ही रहा होगा, बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि आज से ठीक 3 साल बाद मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। लुइन पूछती है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? जिस पर नीरा कहने लगा, हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नीरा याद करता है कि एक्सीडेंट के बाद जब वो कोमा से बाहर आया तो वो लियो को अपने पास देखता है। लियो उसे बताती है कि देखो बिला, फिर तुम्हारी आंख खुल ही गई, देखो तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। मुझे पूरी तरह से पता था कि आज नहीं तो कल तुम ठीक हो जाओगे। तभी नीरा पूछने लगा कि मुझे कोमा में कितने दिन गुजरे हैं। लियो उसे बताती है कि तुम पूरे 7 दिन के लिए कोमा में थे और मुझे लगा था शायद अब तुम कभी भी नहीं उठ सकोगे, लेकिन देखो अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। अब पूरी तरह से हम अपनी जिंदगी एंजॉय करेंगे। की नजर वहाँ पर मौजूद उस निशानी पर जाती है जो लुइन उसके लिए छोड़ कर गई थी। अगले सीन में नीरा अपने घर पर मौजूद था और उसके हाथ में वही निशानी थी, जिसे देखते ही मॉम कहने लगी, हाँ ये तुम्हारे लिए लुइन लाई थी। जिस पर नीरा पूछता है, क्या लुइन मेरे पास आई थी? मॉम बताती है, हाँ वो दिन रात तुम्हें देखने के लिए आती थी। सच कहूँ तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान थी और उसने तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर भी की थी। सच कहूँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा चूज करना चाहूंगी। मैंने लुइन की आंखों में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार देखा है और वो सच में तुम्हारे लिए बनी है। नीरा अपनी मॉम से पूछने लगा, जब 7 दिनों के लिए मैं कोमा में था तो लियो को क्या रिएक्शन था? जिस पर मॉम कहने लगी कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए सड़े हुए फ्रूट्स लाई थी और उसे तुम्हारे बारे में कोई भी कंसर्न नहीं था। सच कहूँ तो तुम्हें इस हालत में देखकर लियो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थी। तुम्हारे जीने या मरने से उस लड़की को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। उसने तुम्हारी बिल्कुल भी केयर नहीं की। इनफैक्ट जिस दिन तुम कोमा से बाहर आए उस दिन मैंने लियो के चेहरे पर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन देखी, जैसे वो तुमसे अपनी जान छुड़ाना चाहती हो। ये सुनते ही नीरा बुरी तरह से रोते हुए कहने लगा, लुइन प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत कीमती थी, लेकिन मैंने तुम्हें बुरी तरह से गवा दिया। तुम्हें नाराज करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मेरी बस अब यही ख्वाहिश है कि किसी तरह तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। इतने में डोरबेल बजती है। नीरा दरवाजे पर आता है तो वहाँ पर मौजूद लड़का नीरा से कहने लगा, मैं लियो को लेने के लिए आया हूँ। लियो को बोल दो कि आज उसे मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। नीरा पूछता है कि तुम कौन हो? जिस पर वो लड़का कहने लगा, मैं लियो के बच्चे का बाप हूँ और उसे बोल दो कि आज उसे मेरे साथ जाना ही होगा, क्योंकि उसे मेरे घर पर मेरे बच्चे को जन्म देना है। जाहिर है अब ऐसे तो नहीं छोड़ सकता ना लियो को। मेरे पेरेंट्स की भी ख्वाहिश है कि वो अपने ग्रैंडसन के साथ खेलें। लियो को बता दो कि आज उसे मेरे साथ जाना ही पड़ेगा और मैं उसका कोई बहाना नहीं सुनने वाला। तभी लियो आ जाती है और उसे कहने लगी, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? और नीरा से कहने लगी, ये लड़का बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इस पर वो लड़का कहने लगा, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। खुद तुम भी जानती हो कि तुम्हारे पेट में मौजूद बच्चा मेरा है। लियो नीरा को यकीन दिलाती है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है और उसके पेट में मौजूद बच्चा नीरा का ही है। और साथ ही वो नीरा से कहने लगी, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ।
जानती थी मेरी प्रेगनेंसी का सुनकर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओगे। जिस पर नीरा कहने लगा, तुम एक नंबर की झूठी लड़की हो, मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करने वाला। तुमने मुझसे झूठ बोला कि मेरे कार एक्सीडेंट के बाद तुम मेरे साथ थी और तुमने मेरी केयर की, लेकिन एक्चुअली लुइन ने मेरी केयर की। मैं लुइन से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बगैर नहीं रह सकता। जिस पर लियो कहने लगी, मैं तुमसे बहुत तंग आ चुकी हूँ। जब देखो तुमने लुइन लुइन लगा रखी होती है। अगर उसे इतना ही प्यार था तो फिर उसके साथ चीटिंग करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम उससे इतना ही प्यार करते थे तो फिर मुझसे अकेले मिलने के लिए क्यों आते थे, जबकि तुम खुद भी जानते थे कि ये सब जानकर वो तुमसे नाराज हो जाएगी और तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। अगर तुम्हें लुइन इतनी ही प्यारी थी तो मेरे एक इशारे पर मेरे पीछे पीछे क्यों चले आते थे? अब मैंने तुम्हारी केयर नहीं की और ना ही तुम्हारी केयर में अपना टाइम वेस्ट करने का मुझे कोई शौक है। जब तुम लुइन के ना हो सके तो मेरे क्या बनोगे? अब तुम लुइन को प्यार करने लगे हो और उसे मिस करते हो क्योंकि तुम्हें रियलाइज हो गया है कि उस जितनी केयर तुम्हारी कोई भी नहीं कर सकता। एक्चुअली तुम उससे नहीं बल्कि सिर्फ खुद से प्यार करते हो। जिसके जवाब में नीरा कहने लगा, बस मैंने तुम्हारी बहुत बकवास सुन ली, इससे ज्यादा कुछ भी मत कहना। आइंदा मुझे अपनी शक्ल दिखाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। और साथ ही उसे अपने घर से निकलने के लिए कहता है। लियो रजिस्ट करती इससे पहले ही वहाँ पर मौजूद लड़का उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। लियो जा चुकी थी तभी नीरा एक दफा फिर लुइन की यादों में खो जाता है और वो याद करता है कि उसने हमेशा उसे कितना ज्यादा परेशान रखा। फ्लैशबैक के थ्रू हम लुइन को देखते हैं जो इस वक्त नीरा और उसकी मॉम के साथ एक बहुत बड़े होटल में मौजूद थी। तभी नीरा की मॉम कहने लगी, क्या तुम जानती हो कि ये जगह कितनी एक्सपेंसिव है? अपनी मॉम की हाँ में हाँ मिलाते हुए नीरा कहने लगा, लुइन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं पेमेंट नहीं करने वाला क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा महंगी है। तभी लुइन कहने लगी, क्या तुम दोनों चाहते हो कि सारी की सारी पेमेंट मैं करूं? इस पर मॉम कहने लगी, हाँ क्योंकि तुम ही हमें यहाँ पर लेकर आई हो। तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं कि तुम्हारे हस्बैंड कितने मुश्किलों से कमाते हैं। तभी लुइन कहने लगी, लेकिन यहाँ तो मैं नीरा की सिस्टर के लिए आई हूँ क्योंकि उनके साथ छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। तभी नीरा कहने लगा, वो सब तो ठीक है लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर कितनी एक्सपेंसिव चीजें मिलती हैं। नीरा को यूँ अपनी मॉम की साइड लेता देखकर लुइन बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नीरा याद करता है कि एक रात उसके लुइन के साथ बहुत ज्यादा फाइट हो गई थी, वो भी सिर्फ इस बात पर कि रात को लुइन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। नीरा लुइन से कहने लगा, तुम्हारी रोज रोज की खराब तबीयत की वजह से मेरी तबीयत डाउन होने लगी है। मैं घर रिफ्रेशमेंट के लिए आता हूँ लेकिन तुम्हें देखते ही मेरा मूड खराब हो जाता है। ये बात को लेकर उन दोनों की अच्छी खासी बहस हो जाती है। तभी नीरा घर छोड़कर चला जाता है। बार में उसकी मुलाकात लियो से होती है जो उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। फ्रस्ट्रेशन का मारा नीरा भी उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। तभी वो लियो के करीब हो जाता है और लुइन से दूर होता गया। नीरा की नजर न्यूज पर जाती है जहाँ पर वैंग और लुइन की शादी का बताया जा रहा था। तभी नीरा कहने लगा, लुइन तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तुम उस लड़के से सिर्फ इसलिए शादी कर रही हो क्योंकि तुम मुझसे नाराज हो और मेरे गुस्से में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हें वापस हासिल कर लूंगा। और तभी वो लुइन के पास चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है तो हम लुइन को देखते हैं जो इस वक्त तैयार हो रही थी। तभी वहाँ पर नीरा आ जाता है जो आते ही कहने लगा, लुइन देखो मैं आ गया। देखो तुम जानती थी ना कि मैं वापस लौटकर जरूर आऊंगा। लुइन उससे पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जिसके जवाब में नीरा कहने लगा, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं खुद भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती, ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। देखो ना, जब मेरा कार एक्सीडेंट हुआ तो तुमने कितनी खामोशी से मुझे प्रोटेक्ट किया। तुम हमेशा मेरी साइड पर खड़ी रहती हो, भले मुझे एहसास हो या ना हो। हाँ मैं मानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं। मैं लियो की बातों में आकर बहक किया, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया और तुम्हारे साथ बेवफाई की, लेकिन अब मैं लौट कर आ चुका हूँ। सच कहूँ लुइन तो तुम्हें छोड़ने का मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी इसी गिल्ट से गुजर रही हो, तो मैंने सोचा क्यों ना हम दोनों दोबारा से एक हो जाएं। इसके जवाब में लुइन कहने लगी, हाँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी। हाँ ये बात भी सच है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो मैंने तुम्हारी बहुत केयर की, लेकिन ये सब मेरा पास्ट था। एक वक्त था जब तुम मेरी जिंदगी में बहुत स्पेशल थे। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी खुशी थी, लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है और तुम मेरे लिए मैटर नहीं करते। हमारी सेपरेशन का ना तो मुझे कोई अफसोस है और ना ही मुझे कोई गिल्ट है, और अगर तुम किसी किस्म के गिल्ट से गुजर रहे हो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। नीरा कहने लगा, लुइन ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम मुझसे कितना प्यार करती थी? जिस पर लुइन कहने लगी, करती थी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ वैंग से प्यार करती हूँ और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कोई भी नहीं है। वैंग का नाम सुनते ही नीरा को गुस्सा आने लगा और वो गुस्से में कहने लगा कि आखिर वैंग होता कौन है? इतने में वहाँ पर वैंग आ जाता है जो नीरा को रोकते हुए कहने लगा, इससे ज्यादा कुछ भी मत कहना।
साथ ही नीरा से कहने लगा, अगर तुम्हें इतना ही एहसास था कि लुइन तुमसे सच्चा प्यार करती है तो तुमने तब उसकी कदर क्यों नहीं की और इसे वो इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी जो तुम्हें देनी चाहिए थी। तुम लुइन का पास्ट है, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और उसने अपनी सिंसेरिटी के साथ पूरे रिलेशनशिप को निभाने की कोशिश की, मुझे ये भी पता है, लेकिन तुमने उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं की। तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि लुइन अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है और तुम उसके लिए मैटर नहीं करते। उसने तुम्हें बता दिया कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए आइंदा कभी भी उसे अपनी शक्ल मत दिखाना। आज मैं और लुइन सब लोगों के सामने शादी करने जा रहे हैं, जबकि तुम्हें हम में से किसी ने भी इनवाइट नहीं किया, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। वैंग की तरफ कदम बढ़ाने लगा, तभी वैंग कहने लगा, मुझे लगता है कि तुम्हें बाहर फेंकवाने के लिए मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा, जिस पर ना चाहते हुए भी नीरा वहाँ से चला जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम वैंग को देखते हैं जो इस वक्त लुइन से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार था। लुइन को ब्राइडल ड्रेस में देखकर उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो लुइन से कहने लगा, मैं अच्छे से जानता हूँ अपनी शादी के दिन को लेकर सभी लड़कियाँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हैं और वो अपनी शादी के बारे में बहुत सारी फैंटेसीज भी रखती हैं। तुमने ऐसी फैंटेसीज में मुझे रखा या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानना चाहूंगा कि मेरा तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हें अच्छा लगा या नहीं। तभी लुइन कहने लगी, मैंने जब भी फैंटेसी देखी हमेशा अपने आप को ब्राइडल ड्रेस में इमेजिन किया और मुझ जैसी हीरोइन टाइप लड़कियों की फैंटेसीज का सबसे बड़ा हिस्सा यही होता है कि अपनी शादी वाले दिन हम कूल लगे जैसा आज मैं लग रही हूँ। इसलिए मेरी तो सारी फैंटेसीज पूरी हो गई, लेकिन वो मन ही मन में कह रही थी, तुम नहीं जानते वैंग, मुझ जैसी हीरोइन टाइप लड़की की जिंदगी में तुम जैसा हीरो का आना एक बहुत बड़ा सपना था। सच कहूँ तो आज मेरा एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है और तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में ना कभी कोई था और ना ही हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ हम नीरा को देखते हैं जो इस वक्त बाहर बैठा सोच रहा था, मुझे लगा था लुइन मैंने तुम्हें नाराज कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत जल्द मनाकर अपनी जिंदगी में वापस ले आऊंगा। मेरा ख्याल था कि तुम्हें नाराज करके मैंने जिंदगी में एक गलती कर दी और बहुत जल्द मैं इस गलती को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ कि वो गलती नहीं बल्कि एक गुनाह था और उसकी मुझे ये सजा मिली कि मुझे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें खोना पड़ा। मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें निगलेक्ट किया और तुम्हें फॉर ग्रांटेड लिया, लेकिन उसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैंने अपने हाथों से अपना घर उजाड़ा है, इनफैक्ट मैंने तो अपनी जिंदगी उजाड़ कर रख दी। आज ये सोचते हुए ही बहुत तकलीफ हो रही है कि अपने हाथों से मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता गंवा दिया। इस बात में कोई शक नहीं कि किसी एक ऐसे इंसान के साथ कुछ मोमेंट्स एंजॉय करने के बाद अपने एक बहुत कीमती रिश्ते को खोना एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। और इसके साथ ही हमारी ये जबरदस्त सी मूवी अपनी एंडिंग को पहुंच चुकी थी, लेकिन अगर यहाँ तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मजीद ऐसी जबरदस्त चाइनीज मूवीज के लिए स्टे ट्यून्ड।